इससे पहले जो पहली मीटिंग थी उसमें आपको पता है कि मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद मैंने उसकी काइंडली माइक ऑफ कर दें, मिस इकरा माइक ऑफ कर दें कि मैं खुद ही उनके माइक ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि मैंने इससे पहले आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता दिया, ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको उसकी सॉरी एक मिनट, माइक मुझे दोबारा ऑफ करना पड़ेगा, माजरत बाकी लोगों से। सर आप उनसे कह रहे हो माइक ऑफ करें अपना। नहीं, मैंने कर दिया, उनका माइक ऑफ कर दिया। बाकी भी जिन लोगों का माइक ऑन है, अगर तो वो किसी ऐसी जगह मौजूद है जहां उनको ये लगता है कि शोर नहीं आएगा पीछे से, फिर तो ठीक है ऑन रखें। लेकिन अगर पीछे से कोई शोर है, किसी ने बातचीत करनी है, तो फिर काइंडली माइक जरूर ऑफ करें अपना, इससे तो डिस्टर्बेंस होती है मीटिंग में। अच्छा खैर, मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको बता दिया था और मैंने लास्ट में एक दो एग्जाम्पल्स भी करवाई आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से। और मैंने अभी मैं इसके मजीद कुछ एस्पेक्ट्स हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये वाली स्लाइड तो मैंने पहले बता दी है, मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। आपको ये डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स जो थी इसको मैंने डिस्कस कर लिया था लास्ट वाली मीटिंग में। अब बात कर रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्सेस आपको पता है कि ये बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं, कंजर्वेटिव फील्ड वो होता है जिसमें वर्क डन जो हो वो पाथ पे डिपेंड ना करे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आप जो मर्जी पाथ फॉलो कर लें, आपका जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड ना करे। और दूसरी बात ये कि अगर क्लोज पाथ है तो उसका वर्क जीरो हो। तो ये दो कंडीशंस हैं कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। ये आपने एफएससी लेवल पे या फिर बीएससी लेवल पे हम पढ़ते भी हैं और इसको पढ़ाते भी हैं। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगा कंजर्वेटिव फील्ड की। आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल जो फील्ड आपके पास, ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। काइंडली माइक ऑफ रखें, अगर किसी के माइक ऑन है तो बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि बारिश हो रही है, शायद उसकी आवाज इतनी जोर से आ रही है। अच्छा खैर, तो मैं ये बता रहा था कि कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में कि एक तो या तो रास्ते पे डिपेंड ना करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है आपको। और दूसरा ये कि अगर क्लोज पाथ है तो उसमें वर्क जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है और इसीलिए जब हमारा सैटेलाइट जो है ये क्लोज पूरे पाथ में चक्कर लगाता है तो उसका वर्क जीरो है। हमें सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो हमें उसमें एक्सटर्नल एनर्जी या वर्क प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि एक वो पूरा क्लोज पाथ कंप्लीट करता है, तो वहां पर एयर की फ्रिक्शनल फोर्सेस तो है नहीं बिल्कुल भी, इसलिए वो बगैर किसी एनर्जी के अर्थ के अराउंड सर्कुलेट करता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारी अर्थ सन के अराउंड जो सर्कुलेट कर रही है, तो वहां पर भी आपको पता है कि हमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही या कोई वर्क डन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है और एक पूरा क्लोज पाथ जब मुकम्मल किया जाएगा तो उसका वर्क जीरो होगा, वहां पर हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने उसकी दो एग्जांपल्स दे दी, ठीक है। और इसकी रीजन असल में ये है वर्क जीरो होने की कि वर्क क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो जितना आप एक साइड पे जाते वर्क करेंगे, जब उसकी अपोजिट साइड पे बैकवर्ड मूव करेंगे तो उतना ही वर्क आपको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना आप पहले काम करते हैं उतना ही वर्क आपको वापसी पे उसके बैकवर्ड पाथ में रिटर्न हो जाएगा, ताकि जब आप क्लोज पाथ को कंप्लीट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद इसकी एग्जांपल में एक और जो एग्जांपल है वो इलास्टिक फोर्स है। स्प्रिंग का जो इलास्टिक फोर्स का जो फील्ड है ये भी कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है और मैग्नेटिक फोर्स का फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। तो ये जितने भी फील्ड्स हैं ये कंजर्वेटिव फील्ड हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फोर्सेस का जो फील्ड है, वो जहां तक वो फोर्स एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियस के अंदर अंदर, वो फील्ड वहां तक भी कंजर्वेटिव ही होता है, ठीक है। तो मतलब ये कि जितनी भी फोर्सेस हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ये चारों फोर्सेस जो हैं, ये जिस एरिया के अंदर ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जिस रीजन में या जिस रेंज में ये फोर्सेस यानी का फील्ड एग्जिस्ट करता है, वहां तक ये कंजर्वेटिव होती हैं। अच्छा, इसके बाद कंजर्वेटिव जी जी पूछें फैसल साहब, मैं सुन रहा हूँ, पूछें। सॉरी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही अभी। अच्छा चलें, मैं जब आप दोबारा आपका कनेक्शन ठीक हो तो पूछ लीजिएगा। मैं अब ये बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस कौन सी होती हैं, तो ये याद रखिएगा, जो फोर्सेस अलोंग द लाइन होती हैं, मतलब ये कि दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स है, अगर वो दोनों बॉडीज के सेंटर्स को ज्वाइन काइंडली दरमियान में कुछ गैप आ गया था, इसकी वजह से मुझे आवाज सुनाई नहीं दी थी आपकी।
तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। कहाँ से आवाज नहीं आ रही? क्या काफी देर से आवाज नहीं आ रही या फिर अभी आवाज नहीं आ रही? सर आप पीछे कुछ बात कर रहे थे तो अच्छा। उससे पहले आवाज नहीं आ रही थी, आप बातें करते गए मगर आवाज नहीं आ रही थी पीछे। अच्छा। अब आ रही है सर आवाज। कंजर्वेटिव की जो बात कर रहे थे ना, जो आपने न्यूक्लियर फोर्स का बोला था, जी जी। बस वहां से आवाज नहीं आई आगे। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जितनी भी हमारे पास नेचर के अंदर जितनी फोर्स हैं, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर जो हैं, वो सारी की सारी कंजर्वेटिव हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स, जिस रेंज में फोर्स अप्लाई हो रही है वहां तक वो कंजर्वेटिव है। जिस डिस्टेंस के अंदर या जिस रेंज में जिस विसिनिटी में फोर्स एक्ट कर रही है वहां तक वो उस विसिनिटी के अंदर अंदर उस फील्ड के अंदर अंदर वो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था सेंट्रल फोर्सेस की। तो आपके पास स्क्रीन पे सेंट्रल फोर्सेस की एक डेफिनेशन शो हो रही होगी। फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ऐसी फोर्सेस जो लाइन जॉइनिंग ऑफ टू बॉडीज के ऊपर एक्ट करती हैं वो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं ये ऐसी एग्जांपल है जो कि लाइन जॉइनिंग के ऊपर एक्ट करती हैं। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है, और सेंट्रल फोर्स जो होगी वो हमेशा कंजर्वेटिव ही होगी। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो यहां तक का मैं दो बातें कर चुका हूं कि सेंट्रल फोर्सेस और जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं ये सारी कंजर्वेटिव हैं। और कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या है कि उसमें वर्क जो होगा वो क्लोज पाथ का वर्क जीरो होगा। ये वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है। इसको कंजर्व होने का मतलब इसलिए कहते हैं कि इसमें टोटल जो वर्क है या टोटल वर्क जो है वो जीरो रहता है, या टोटल जितनी एनर्जी बॉडी के पास है उसमें कम या ज्यादा वो नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी इसमें। सर ये लाइन जॉइनिंग की जो आप बात कर रहे हैं, इस तरह तो मैग्नेटिक फोर्स भी ऐसे ही नहीं होगी सर? मैग्नेटिक फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर मेरा ख्याल है कि नहीं है। ठीक है। शायद हो, बिकॉज लेकिन मैं आप देखो श्योर ना, नहीं हूँ उसके ऊपर। जी आप जी। कह रहे हैं ना यानी कि दो बॉडीज के सेंटर्स को ज्वाइन करती है ये फोर्सेस। जी जी। तो इस तरह तो बाकी फोर्सेस भी तो करती हैं सर, सेंटर को ज्वाइन कर, यानी कि लाइन के अलोंग होती है ना, जो मैंने इसे अफस के कर रहा हूँ। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि हर फोर्स लाइन के लॉन्ग ही हो। ठीक है। और ये बात इतनी जरूरी तो नहीं है इसमें। जैसे मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के ऊपर शायद डिपेंड करती है। लेकिन मैं इसके बारे में ऐसी कोई फोर्स ढूंढूंगा जो लाइन के ऊपर एक्ट नहीं करती होगी। ठीक है। इस वक्त मेरे माइंड में भी एग्जैक्टली नहीं है, ऐसी कोई फोर्स मेरे जेहन में नहीं है कि जो लाइन के ऊपर एग्जैक्टली लाइन के ऊपर एक्ट नहीं करती, लाइन से हट के भी एक्ट करती है। ठीक है। तो उसके बिकॉज अकॉर्डिंग सर जो एग्जाम्पल। जी जी। जितनी भी जाहिर सी बात है, जितनी भी फोर्सेस है सबकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जी में जी। लग रही है, यानी एक लाइन में लग रही है। तो इस तरह तो नहीं, मेरे जरूरी ख्याल से नहीं हम है। सबको भी जैसे वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो दो बॉडीज को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर तो नहीं है। ठीक है। जी जी वो तो नॉर्मल टू बिल्कुल। सरफेस होती है। सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी दो बॉडीज को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक है। वो तो अलोंग द सरफेस एक्ट कर रही होती है, बस जिस तरह बॉडी मूव कर रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही होगी। ठीक है। तो इसी तरह जो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेज है, ड्रैग फोर्सेज है, विस्कस फोर्सेज हैं, जो जितनी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं वो जरूरी नहीं कि सारी की सारी वो लाइन के ऊपर तो एक्ट नहीं कर रहे हैं। जी जैसे सूडो फोर्स होगी जैसे। हाँ। तो इस तरह की फोर्सेस जो लाइन के ऊपर एक्ट नहीं कर रही वो कंजर्वेटिव नहीं है। आपका जो सवाल है ना मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, वो मैं अभी श्योर नहीं हूं कि वो लाइन के ऊपर एक्ट कर रही है, लाइन सेंट्रल है या नहीं है। मेरा आइडिया ये कि सेंट्रल है। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स भी सेंट्रल है, लेकिन मैं इसको देख लूंगा और देखने के बाद आपको इसके बारे में रिस्पॉन्ड कर दूंगा। क्योंकि सर जब मैग्नेट को हम डिस्कस कर रहे थे उसमें उससे भी हम उस एक लाइंस के जरिए से उसे सारा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। नहीं, वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो आपको पता है कर्व्ड भी होती हैं, उसमें वो बात तो सर नहीं है। हाँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक सेंटर के साथ लाइन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन तो नहीं है उसमें। अगर आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ बट फोर्सेस की बात कर रहे हैं। सर वो देखिए ना, एक पोल तो दूसरे पोल पे वो जा रही है ना, मतलब ज्वाइन कर ही रही है ना वो भी। मैं आपको दोबारा से ये बता रहा हूँ कि अगर आप लाइन ऑफ फोर्सेस के लिहाज से देखेंगे ना तो वो तो कर्व्ड है, लेकिन मैं इसके बारे में मेरा आइडिया ये कि ये सेंट्रली हैं। मजीद इसकी कोई स्ट्रॉन्ग मैं वैलिड किसी बुक से देख के तो फिर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अभी इसके बारे में इतना 100% सर क्लियर नहीं हूँ यूनिफॉर्म कि फील्ड में तो हो सकता है सर, यूनिफॉर्म फील्ड में। क्या यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, भाई हाँ। कह रहे हैं कि जी भाई कह जी रहे हैं कि बोले। यूनिफॉर्म फील्ड में होगा। हाँ, यूनिफॉर्म फील्ड में डेफिनेटली लाइंस जो है उनकी स्पेस जो क्लोजनेस है वो एक जैसी है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। डेफिनेटली वहां पर तो ये सेंट्रली है। ठीक है। लेकिन इसके बारे में ओके नॉन यूनिफॉर्म के बारे में क्या आइडिया, ये मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि मैं जर्नल जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं देखूंगा। मेरा आइडिया है कि ये सेंट्रल ही है। ठीक है। इसको मजीद मैं देख लूंगा और देखने के बाद आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके बारे में मुझे एक कम्प्लेक्सिटी है वो मैं क्लियर करूंगा तो फिर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा इसके ऊपर। अच्छा, खैर, इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस।
कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी, कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क है वो सिर्फ फाइनल इनिशियल पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और ये सेकंड पॉइंट में भी यही बात लिखी हुई है कि ये डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ पाथ पे। If work done by a force in moving a body from one initial location to final position is independent of path between the 2 points, then force is conservative. तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, जो उसी डेफिनेशन को हम रिपीट ही कर रहे हैं कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो वो फिर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। तो अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में या कंजर्वेटिव फोर्स की इक्वल मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन में राउंड ट्रिप करते हैं क्लोज पाथ में, तो उसका आपके पास जो टोटल वर्क डन होगा वो जीरो होगा। If a body moves under the action of force that does not total work during a round trip, any trip does no total work during any round trip, the force is conservative, otherwise it is conservative. तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव होने में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि अगर पूरे क्लोज पाथ का वर्क जीरो है तो कंजर्वेटिव है, नहीं है तो कंजर्वेटिव है नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ये बताया गया कि जो कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हम कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते। और कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क होगा वो कंप्लीटली रिकवरेबल होगा। रिकवरेबल होने का मतलब ये है कि जितना आप एक डायरेक्शन में सपोज आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको उतनी मैग्नीट्यूड का नेगेटिव वर्क भी होगा, तो जितना आपको वर्क करना पड़ेगा उतना ही वर्क आपको रिटर्न भी होगा, ठीक है। तो इस तरह कंजर्वेटिव फील्ड में टोटल वर्क क्लोज पाथ का जीरो होना ये इसी बात को शो कर रहा है कि आपके पास वर्क रिकवरेबल है, जितना आप वर्क कर रहे हैं उतना आपको रिटर्न मिल रहा है, या जितना आप वर्क लिया जा रहा है, आपने वर्क करवाया फील्ड से, उतना आपको अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्लीटली रिकवरेबल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्क ऑफ ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके लिए जो वर्क है वो आपके पास रिकवरेबल, कंप्लीट वर्क जो है वो रिकवरेबल होगा अगर फील्ड प्योरली कंजर्वेटिव है तो। अच्छा, मैं अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि जिस फील्ड में हम एग्जिस्ट करते हैं क्या ये फील्ड कंजर्वेटिव है? जिस फील्ड में हम एग्जिस्ट करते हैं क्या ये फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है? सर है, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यस सर है ये, ठीक है। तो क्या आप बाइक पे जब जा रहे हो, आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो और क्या आप अपना रास्ता बदल लें तो क्या लंबा रास्ता इख्तियार कर लें या शॉर्टेस्ट पाथ इख्तियार कर लें, क्या आपकी बाइक एक जैसा पेट्रोल कंज्यूम करती है दोनों पाथ्स में? नो सर। तो फिर कंजर्वेटिव कैसे हुआ? तो उसकी जो एनर्जी है पेट्रोल यानी कि पेट्रोल जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो बात ये कि पेट्रोल खर्च होना, पेट्रोल तो वर्क की अमाउंट है ना, जो खर्च होगा उतना, मतलब पेट्रोल का खर्च हमें बता रहा है कि कितना वर्क करना पड़ा, तो पाथ चेंज होने से पेट्रोल की अमाउंट लेकिन यहाँ फ्रिक्शन फोर्सेस होती है ना। ये बात बिल्कुल ठीक है इनकी। असल में रीजन ये है कि हम प्योर ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद नहीं हैं, हम प्योर ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद नहीं है। हम जिस फील्ड में मौजूद है ये ग्रेविटेशनल प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का फील्ड है, ये दोनों फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड भी है और फ्रिक्शनल फोर्सेस का भी फील्ड है। तो इसकी वजह से हमारा ये फील्ड जो है ये प्योरली कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, ठीक है। हम जब अपना पाथ चेंज करते हैं, रास्ता चेंज करते हैं, तो हमारे लिए डेफिनेटली जो वर्क की अमाउंट है वो हमारे लिए चेंज हो जाती है। अच्छा, अभी तक मैं बिल्कुल सिंपल सी बातें, इसमें ऐसा कोई बहुत डीप कंसेप्ट या बहुत कम्प्लेक्सिटी की तरफ हम नहीं गए। हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है, और इसके अलावा मैंने छोटा सा एक न्यूमेरिकल के लिए एक स्लाइड इंसर्ट की थी कि अगर कोई बॉडी हो तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को हमने देखा, और इसके बाद कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में हमने देखा। जी अजीम साहब, आपने क्वेश्चन पूछना है, आपने हैंड रेज किया। सर, जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी के में बताया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स में एग्जिस्ट करती है, जी जी, क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में के लिए आपको कोई एग्जांपल है जिसमें हम कह सकें जी ये एग्जांपल है हमारे पास कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती? हाँ, आपके पास ये जो फ्रिक्शनल फोर्स का फील्ड है, आप इससे पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? आप इसमें फील्ड की पोजीशन के लिहाज से आप एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फर्ज करें एक पॉइंट पर आप, पोटेंशियल एनर्जी है क्या? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो ये है कि उस सिस्टम को असेंबल करने के लिए जितना आपने वर्क डन किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। उस सिस्टम को स्टोर्ड हो गया यानी कि इसमें, हाँ, उसके उस सिस्टम को असेंबल, डिफरेंट बॉडी पॉइंट्स को उठा के, अपने इन्फिनिटी से उठा के ला के उससे एक पूरा सिस्टम इकट्ठा कर दिया, एक फील्ड के अंदर ले आए, तो फिर वो जो वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी है।
अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं तो आप एक फर्ज करें फ्रिक्शनल फोर्स में एक पॉइंट को किसी दूर से उठा के लाके रखते हैं, फिर आप रास्ता चेंज कर देते हैं, फिर रास्ता चेंज करते हैं, तो हर मुख्तलिफ रास्ते के लिए आपको डिफरेंट वर्क करना पड़ रहा है। तो एक पॉइंट पर आप अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालना पड़ते हैं, वो तो आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि उस पॉइंट तक आने के लिए इनफाइनाइट डिफरेंट रास्ते पॉसिबल हैं। तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी, इसलिए आप उसके लिए एग्जैक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सही। आप मेरी बात समझ गए जी? जिनने हैंड वैसे रेज सर किया। वैसे सर जो जी वैसे जो जी हमारे हमारी जो फ्रिक्शनल एनर्जी है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जी वो जी एक्चुअली हमारे वो यूज तो हो रही है, वो हमारी एनर्जी को कम कर रही है ना। जो फ्रिक्शन हाँ है जी वो जी जी। दूसरी तरफ एनर्जी को कम कर रही है। अगर देखा जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स एनर्जी को कम करने में यूटिलाइज हो रही है, हाँ, आपके यानी पास कि जितनी भी। हाँ आप। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो दूसरी बॉडी की एनर्जी में कन्वर्ट हो तो रही है वैसे। नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स ये है कि आपकी एनर्जी को डिसिपेट कर देती है। आपकी जो पास जो मेन मैकेनिकल एनर्जी है, जो आपने वर्क किया, आप उसको रिकवर तो नहीं कर सकते। आप जी जैसे सपोज आप एक तरफ भाग जाया के आए, होगी। आपको वर्क करना पड़ा, ये तो नहीं कि वापस भाग के जाएंगे तो उतना वर्क आपको रिटर्न हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सही बात। इसलिए कंजर्वेटिव तो नहीं है जी। और किसी ने हैंड रेस किया तो पूछें क्वेश्चन। सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमने पढ़ा है कि ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो ये सर नेगेटिव क्यों होता है सर? नहीं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव भी होता है, मैंने तो नहीं कहा कि नेगेटिव होगा हमेशा। लेकिन सर कुछ बुक्स में पढ़ा है कि मैं आपको उसमें बताता टी हूँ। गाइड में। अब देखिए, बात सुने, नेगेटिव कब होगा? अगर जिस तरफ को आप मूव कर रहे हैं फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, जो कि यूजुअली फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप जिस तरफ को मूव कर रहे हैं फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, जो फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी है कि वो आपकी मोशन को अपोज करेगा, तो यूजुअली नेगेटिव वर्क ही है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें फ्रिक्शन का वर्क आपके पास पॉजिटिव भी हो जाएगा। आपके पास एक पेज है, उस पेज के ऊपर आपने एक कॉइन रखा हुआ है। आपके पास एक पेज है और उस पेज के ऊपर आपने एक कॉइन रखा हुआ है, और आप पेज को खींचना शुरू कर देते हैं। कॉइन जो है वो पेज और कॉइन के दरमियान की जो फ्रिक्शन है वो कॉइन को भी पेज के साथ साथ मूव करवा रही है। ठीक है, आप मेरी एग्जांपल पे गौर कीजिएगा। एक पेज है, पेज के ऊपर आपने एक कॉइन रखा हुआ है और आप पेज को खींचना शुरू करते हैं। जब पेज को आप स्लाइड करना शुरू करेंगे तो आपके पास जो कॉइन जो पेज के ऊपर है, वो पेज और कॉइन के दरमियान की फ्रिक्शन की वजह से वो भी पेज के साथ साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में फ्रिक्शन की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस केस में आपका वर्क जो होगा वो पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो ये बात सर इस केस में वेलोसिटी को तो कांस्टेंट रखेंगे ना सर? इस केस में वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे अगर देखिए, बात सुने, अचानक से वेलोसिटी उसको का वर्क के जी साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी का वर्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपका वर्क का ताल्लुक जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से है। ठीक है, कि फोर्स कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स एक्ट हो रही है और किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कौन सा है। तो आप इसको वेलोसिटी की तरफ लेके जाके इस कंसेप्ट को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। सर एक बात तो बताएं सर। जी जी सर हम कहते हैं कि फोर्स लगे, जब फोर्स लग रही है डेफिनेटली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक तो है। क्या हम फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी का ताल्लुक नहीं है सर? अच्छा, चले मैं आपको बताता हूँ। आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रही थी 9.8। सही है, उसका उसका सपोज 1 जी किलोग्राम है मैस, तो उसके ऊपर 9.8 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी। आप भी अपवर्ड डायरेक्शन में 9.8 न्यूटन की फोर्स से लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली नेट फोर्स तो, अगर आप ओवरऑल नेट फोर्स देखिए उसके ऊपर, तो वो तो जीरो है। ठीक है, और इसलिए उसकी जी एक्सेलेरेशन नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस केस में आपको कह दूं कि इस केस में बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, मैं आपको कह दूंगा सिर्फ आपने अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क निकालना है। ठीक है, तो जब आप अप्लाइड फोर्स का वर्क निकालेंगे, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, बेशक आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो एक्सेलेरेशन होता है ना, वो नेट फोर्स का इफेक्ट होता है, इंडिविजुअल फोर्स का इफेक्ट नहीं है एक्सेलेरेशन। जो वर्क है वो आप इंडिविजुअल फोर्स का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप वर्क जो कैलकुलेट कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल फोर्सेस का सेपरेट वर्क कैलकुलेट करके उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट बात कर रहे हैं एक्सेलेरेशन की, तो वो तो नेट फोर्स का इफेक्ट हो सकता है उसके ऊपर, उस टाइम पे और भी बहुत सारी फोर्सेस एक्ट हो रही हो, तो उसका नेट इफेक्ट जो होता है वो आपके पास एक्सेलेरेशन देता है। और अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है तो आप एक इंडिविजुअल फोर्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए आप वेलोसिटी और वर्क को आप आपस में, या एक्सेलेरेशन और वर्क को आप इतना आप डिस्कस नहीं करें, इसको आपस में कॉम्प्लेक्स कर देंगे प्रॉब्लम को। जी सर, ये बाकी में कॉम्प्लेक्स हो रहा है बिकॉज जब हम बात करते हैं कि फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट यू मीन टू से
कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि अब ये थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है ऐसे। हाँ, मैंने बता दिया कि इसमें रीजन ये है कि आपने जब आपने देखा भी होगा, जैसे चले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपने जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गए हैं, ठीक है। तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो वर्क डन है वो हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। ये डेफिनेशन मुझे उम्मीद है कि हर किसी को पता होगी, है ना। अगर उस डेफिनेशन में आप देखें तो उसमें हम कह देते हैं कि चार्ज जो है ना वो उसकी चार्ज के अंदर एक्सेलेरेशन नहीं था। वर्क तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन चार्ज के अंदर एक्सेलेरेशन नहीं है, चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर आप उसमें हो क्या रहा है कि जितनी आप फोर्स लगा रहे थे उतनी ही इलेक्ट्रिकल फोर्स भी थी, तो इसलिए आपके पास जो टोटल फोर्स थी वो जीरो थी, नेट फोर्स जीरो, तो नेट एक्सेलरेशन जीरो, और चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जो आपने वर्क कैलकुलेट किया वो सिर्फ सिर्फ अप्लाइड फोर्स की वजह से कैलकुलेट किया, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप वर्क को वेलोसिटी के साथ डील नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू लेक्चर स्टार्ट कर दें, टाइम कम है। हाँ जी, मैं तो जी करना सर, चाहता हूँ टाइम स्टार्ट, कम। बस आपके दोस्त ही हैं, हमारे दोस्त हैं, वो क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा, अभी तक जो बात थी मैंने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बातें बता दी, अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है कि अगर वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करे और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के साथ साथ पाथ पे डिपेंड करना शुरू कर दे किसी भी दो पोजीशन के दरमियान, तो फिर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाती है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करती है, आपको पता है कि लंबाई के ऊपर, रास्ता जितना लंबा होगा उतनी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आपको पता है कि वर्क ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के साथ साथ जब भी आपका वर्क जो है वो डिपेंड करेगा पाथ के ऊपर, तो फिर आपकी जो फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अच्छा, जितनी भी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस हैं जैसे कि एयर रेजिस्टेंस है, विस्कस फोर्स है, ये सारी की सारी आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल फोर्स जो है वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जितनी भी फोर्सेस आपके पास वेलोसिटी डिपेंडेंट हैं वो सारी की सारी नॉन कंजर्वेटिव है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी बिल्कुल इस तरह नॉन कंजर्वेटिव है। तो नॉन कंजर्वेटिव वो है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के साथ साथ लेंथ ऑफ पाथ पे भी डिपेंड करे, ठीक है। पाथ पे डिपेंड करे कि पाथ किस तरह का था और उसकी लंबाई कैसी, ठीक है। तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बात फॉलो कर गए होंगे, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब एक कंपैरिजन है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के दरमियान। कंजर्वेटिव में वर्क जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नॉन कंजर्वेटिव में करता है। कंजर्वेटिव में कंप्लीट राउंड ट्रिप या किसी पूरे क्लोज पाथ का वर्क जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव में जीरो नहीं होता, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं ये सेंट्रल इन नेचर होती हैं, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और रिटार्डिंग इन नेचर हैं, वो सेंट्रल फोर्सेस नहीं है। अच्छा, इसके बाद कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं एक्ट विद इन अ सिस्टम, द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज। कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ सकता है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जितनी भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड में कांस्टेंट रहेगी। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं है, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी कम हो सकती है, आपकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो सकती है, इसलिए आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। कंजर्वेटिव फोर्सेज में आपका वर्क कंप्लीटली रिकवरेबल है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में ये वर्क जो है ये कंप्लीटली रिकवरेबल भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल सा कंपैरिजन था जो हम पहले बातें करते आ रहे हैं, उन्हीं को ही आगे हमने कंटिन्यू किया है, तो इसको अब मैं मजीद आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जितनी भी हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर हैं वो सारी की सारी कंजर्वेटिव होती हैं, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी तो वर्क डन जो होगा क्लोज लूप का वो जीरो नहीं होगा, और ये हमेशा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। जो क्लोज लूप का जो वर्क होगा वो आपके लिए नेगेटिव होगा। और जैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और विस्कोसिटी फोर्स, ठीक है, ये ऐसी फोर्सेस हैं जो नॉन कंजर्वेटिव हैं। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, और जितनी भी न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर हैं वो विद इन अ रीजन, जहां तक जिस रेंज में वो एक्ट हो रही हैं वो वहां तक वो सारी की सारी कंजर्वेटिव हैं, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोबारा से बात रिपीट कर दें कि पोटेंशियल एनर्जी जो हम डिफाइन कर सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए डिफाइन कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो यहाँ पर मैं एक रिलेशन बनाऊंगा फोर्स के दरमियान और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान।
तो आपके पास आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। और अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट को वर्क के डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो आपके पास ये रिलेशन इस तरह से हो जाएगा। आपको पता है कि माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जी डी जी, इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बाकी दो फैक्टर्स को इग्नोर कर दें, सिर्फ एक्स वाले फैक्टर को कंसीडर करें, मतलब मोशन सिर्फ एक्स में थी, वाई और जी में नहीं थी, तो वाई और जी वाले फैक्टर अगर हम खत्म कर दें, सिर्फ एक्स वाले फैक्टर को कंसीडर करें, तो ये रिलेशन इस तरह हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, और डी एक्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है अगर ये अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाए तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स। इसमें हमने वाई और जी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लिया है। जब हम एक वेरिएबल ले लें और बाकी दो वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट ट्रीट करें या उनका डेरिवेटिव ना लें, तो आपको पता है कि वो जो डेरिवेटिव होता है वो फिर पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है। तो इस केस में जो एफ ऑफ एक्स होगा वो माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। इसी तरह अगर आप एक्स और जी को इग्नोर कर दें और जस्ट वाई को कंसीडर करें तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा। और सिर्फ अगर आप एक्स और वाई को इग्नोर करके आप सिर्फ जी को कंसीडर करें तो फिर एफ ऑफ जी जो है वो माइनस पार्शियल यू और पार्शियल जी हो जाएगा। तो अगर आप तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करें तो फिर आपके पास ये रिलेशन इस तरह से भी हो सकता है कि अगर हमारे पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सिंगल एट एक टाइम के ऊपर अगर जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव लेंगे ये सिर्फ उसी वेरिएबल पर डिपेंड करे और बाकी दो को हम कांस्टेंट करें, तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स होगी वो माइनस इंटू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स आई पार्शियल यू और पार्शियल वाई जे पार्शियल और पार्शियल यू और पार्शियल जी के हो जाएगी। और ये जो फैक्टर है ये असल में क्या है, ये आपको पता है कि अगर हम इसमें से ये पूरा फैक्टर u को एक साइड पे निकाल लें, u को कॉमन निकाल लें, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर बच जाएगा ये नेबुला ऑपरेटर बच जाएगा या फिर डेल ऑपरेटर जिसको कहते हैं ये वो बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जो आपके पास जो फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ नेबुला ऑपरेटर इनटू पोटेंशियल एनर्जी है। वो किसके इक्वल होगी, नेगेटिव ऑफ नेबुला ऑपरेटर इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और ये नेबुला ऑपरेटर जो है ये आपको पता है कि ये ग्रेडियंट होता है, तो इस केस में फोर्स जो है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जो आपके पास फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जो आपके पास फोर्स है, अप्लाइड फोर्स जो है वो आपके पास जो भी फील्ड की फोर्स है वो आपके पास नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है और जिसको हम यूज कर सकते हैं। और ये फार्मूला ये शो कर रहा है कि जो आपके पास जिस डायरेक्शन में फील्ड की फोर्स एक्ट करती है उस डायरेक्शन में नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है, नेगेटिव का मतलब ये है कि उस डायरेक्शन में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास डिक्रीज आएगा। और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि उस डायरेक्शन में जो डिक्रीज आएगा उस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिक्रीज आएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ग्रेडियंट का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट लें तो ये वो डायरेक्शन मिलती है जिस डायरेक्शन में स्केलर क्वांटिटी में मैक्सिमम चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इस केस में भी ऐसा ही है, फोर्स जो है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो मतलब ये कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स की डायरेक्शन में हम देखें, जो फील्ड की फोर्स है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज आएगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आएगा, और दूसरा ये कि डिक्रीजिंग चेंज आएगा। ठीक है, तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आप फॉलो कर गए होंगे कि फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टेंस के लिहाज से मैक्सिमम चेंज तो आएगा लेकिन डिक्रीजिंग वाला चेंज आएगा। ठीक है, तो ये बात बड़ी सिंपल सी है ये, लेकिन ये फार्मूला जो माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला है, फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये फार्मूला सिर्फ तब ही होल्ड करेगा जब आपके पास जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। अगर फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, जब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते तो उसके लिए ये फार्मूला भी वैलिड नहीं है। तो ये सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ये फार्मूला वैलिड है। अच्छा, इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है ये असल में कर्व होती है बिटवीन potential energy and distance from the center of the force of the field। ठीक है, यानी कि जो सेंटर है फील्ड की फोर्स का उससे उसके डिस्टेंस के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी और उस सेंटर ऑफ फोर्स ऑफ फील्ड के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर उन दोनों के दरमियान जो ग्राफ प्लॉट करें तो उस ग्राफ को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ये कर्व बना दी गई है, जरूरी नहीं है कि ये कर्व हमेशा ऐसी ही होगी। तो ये हर फील्ड के लिए अपनी कर्व बन सकती है। ठीक है,
और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व की किसी भी पॉइंट पे स्लोप लेते हैं, मेरी बात दोबारा से सुनिएगा, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व की किसी भी पॉइंट पर स्लोप लेते हैं, उस स्लोप का जब आप नेगेटिव लेंगे तो आपके पास वहां पर उस फील्ड की फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप। तो मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ की आप जहां पर भी स्लोप लेंगे और उस स्लोप का जब आप नेगेटिव कर देंगे तो आपके पास जवाब जो है वो अप्लाइड फोर्स आएगा, ठीक है, वो जो फील्ड की फोर्स है वो आपके पास आंसर आएगा। और इस वाले पेज पे आपको दो बातें मैंने बता दी हैं। एक अहम बात ये कि जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स के दरमियान जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कि डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वो पोटेंशियल उसको ग्राफ को जो शेप होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व का नाम देते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जो कर्व है उसकी किसी भी पॉइंट पर जब आप स्लोप निकालेंगे और स्लोप का नेगेटिव लेंगे तो वो आपके पास अप्लाइड फोर्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको मुझे उम्मीद है कि अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और इसलिए हर फील्ड के लिए अपनी कर्व हो सकती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए अपनी है, और जो दो पार्टिकल्स के दरमियान जो स्प्रिंग की फोर्स का फील्ड है उसके लिए अपनी कर्व होगी। और इसके इसी तरह अगर आप दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स की बात करते हैं तो उसके लिए कोई अपना फंक्शन और अपनी कर्व उसकी होगी, ठीक है। अगर आपके पास एक्स इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है, मतलब आप जितना सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ फोर्स के सेंटर से जितना दूर जा रहे हैं आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में उतना इजाफा हो रहा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और उधर फोर्स अट्रैक्टिव होगी। और अगर आपके पास एक्स इंक्रीज होने से, मतलब आपका सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ फोर्स से फासला बढ़ने से आपकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है, तो फिर आपके पास जो फोर्स है वो पॉजिटिव होगी और वो रिपल्शन की फोर्स होगी, ठीक है। और मैंने ये बता दिया कि अगर आपको ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व से ये बात फाइंड करनी है कि किस पॉइंट के ऊपर फील्ड अट्रैक्टिव है या किस पॉइंट पे रिपल्सिव है, तो बहुत ही आसान काम है, आप उस पॉइंट पर स्लोप निकालें। अगर स्लोप नेगेटिव है तो डेफिनेटली फिर आपके पास जो फोर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि फोर्स जो है वो नेगेटिव ऑफ स्लोप के इक्वल है। अगर स्लोप नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव तो फील्ड अट्रैक्टिव, ठीक है, फोर्स पॉजिटिव तो सॉरी फील्ड रिपल्सिव। मैं दोबारा से बात रिवाइज कर देता हूं कि अगर आपके पास किसी पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप नेगेटिव आती है, स्लोप नेगेटिव आएगी तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी, फोर्स पॉजिटिव होगी तो आपके पास रिपल्शन का फील्ड होगा। और अगर किसी पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड करते हैं और स्लोप जो है वो पॉजिटिव आ जाती है तो डेफिनेटली फोर्स नेगेटिव हो जाएगी, स्लोप पॉजिटिव होगी तो फोर्स नेगेटिव होगी, फोर्स नेगेटिव होगी तो फील्ड आपके पास अट्रैक्शन का फील्ड होगा, ठीक है। तो आप इस तरह पोटेंशियल एनर्जी कर्व की स्लोप से फील्ड की अट्रैक्शन या रिपल्शन के बारे में मालूमात ले सकते हैं। और अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपके पास स्लोप 0 है तो उसका मतलब ये है कि वहां पर कोई फील्ड है ही नहीं, बिल्कुल फील्ड से आजाद हो गई है बॉडी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? चले जो मैं आपने शुरू में बताए थे U इज इक्वल टू माइनस GMM/R। जी नहीं, ये वैल्यू ये तो फार्मूला है ना, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4 इंफिनिटी 0 या माइनस इंफिनिटी, इस तरह की कोई वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं ये बताता हूँ आपको कि आपके पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सिंपली जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकती है। जितना आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते जाते हैं उतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहती है। जितना आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहती है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब सरफेस ऑफ अर्थ से इतना ऊपर चले जाए कि आप इन्फिनिटी पे चले जाए, और इन्फिनिटी पे जाके आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और 0 होगी। अगर आप फील्ड के अंदर रहते हैं तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी, और फील्ड से जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ फील्ड से दूर जाना शुरू हो जाते हैं तो वैल्यू नेगेटिव में वैल्यू कम होती रहती है, और नेगेटिव में वैल्यू जैसे जैसे कम होती जा रही है तो मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, और जब बिल्कुल 0 पे वैल्यू चली जाएगी तो वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होती है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। खैर, यहाँ तक मैं आपको जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में बता दिया कि कर्व होती क्या है। ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, और इसकी स्लोप का नेगेटिव करेंगे तो फोर्स आएगी। अगर फोर्स पॉजिटिव आती है तो फील्ड रिपल्सिव है, फोर्स नेगेटिव होती है तो फील्ड अट्रैक्टिव है, ठीक है। और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसके बाद मैं मीटिंग एंड हो जाएगी और मैं दोबारा से ज्वाइन करूंगा, फिर दोबारा से लिंक सेंड करूंगा।
जी लुकमान भाई जी जी। जी, ये फोर्स पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, मतलब ये कि अगर आप डिस्टेंस की फॉर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, हाँ मैं यानी कि बताऊँ, जब कोई फोर्स पार्टिकल करीब पॉजिटिव, आ रहे हैं दूर आ रहे हैं। फोर्स पॉजिटिव तब होगी जब रिपल्शन है, ठीक है। आपके पास फोर्स